भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पृष्ठ संख्या 242 से 257 की ओर शुरू करते हैं। वित्तीय आपातकाल से। वित्तीय आपातकाल में ये बात रखी गई है कि वित्तीय साख खतरे में हो, देश के किसी एक भाग में या वित्तीय स्थायित्व पर समस्या उत्पन्न हो गई हो तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आगे जानते हैं वित्तीय आपातकाल का प्रभाव। राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले पदाधिकारियों के किसी भी वर्गों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों की कटौती भी शामिल है। ठीक है। वित्तीय आपातकाल के दौरान वित्तीय आपातकाल के दौरान संघ एवं राज्यों के बीच केंद्रीय करों का विभाजन स्थगित किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है तथा संघ सरकार के द्वारा राज्यों के दिए गए अनुदान भी निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक है। अनुदान भी निलंबित हो जाते हैं। राज्यों द्वारा निर्मित बजट राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है। राज्यपाल के द्वारा बनाया गया बजट, राज्यों द्वारा निर्मित बजट राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभाएं मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद राज्यों में बने रहते हैं। तो वित्तीय आपातकाल जब राज्य में होता है तो ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद भंग हो जाता, वो रहते हैं, पर बजट के बारे में केंद्र सरकार सोचती है। वित्तीय आपातकाल पर संसद का क्या नियंत्रण है, किस तरह से जानते हैं। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 महीने के भीतर दोनों सदनों के द्वारा इसे सामान्य बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए और इस दौरान लोकसभा के विघटन की स्थिति में राज्यसभा द्वारा यह प्रस्ताव सामान्य बहुमत से, और विघटन की स्थिति है लोकसभा की, तो राज्यसभा से सामान्य बहुमत में अनुमोदित हो जाए और पुनर्गठित लोकसभा अपनी पहली बैठक के 30 दिन के भीतर इसे सामान्य बहुमत से अनुमोदित करे। ठीक है। वित्तीय आपातकाल की अवधि क्या होती है। इसकी कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है और इसे बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राष्ट्रपति कभी भी इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकता है। ठीक है। तो बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसकी अधिकतम समय सीमा तो नहीं है, पर बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राष्ट्रपति कभी भी इसकी समाप्ति की घोषणा कर सकता है। आगे जानते हैं एक राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंध के बारे में। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंध। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है। इसके नाम पर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य न करे तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। यदि मंत्रिपरिषद का लोकसभा में विश्वास समाप्त हो गया हो तो राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने से इनकार कर सकता है। यह मंत्रिपरिषद का अगर लोकसभा में विश्वास समाप्त हो गया हो तो राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने से इनकार कर सकता है। ठीक है। अतः राष्ट्रपति अनेक व्यवहारिक परिस्थितियों में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, परंतु संसदीय शासन के अंतर्गत संवैधानिक और वास्तविक प्रधान के बीच बेहतर समन्वय और सामंजस्य लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। आगे जानते हैं प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य है, किस तरह से है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कर्तव्यों का उल्लेख है। क्या क्या कर्तव्यों का उल्लेख है वो जानते हैं। संघ सरकार के प्रशासन एवं विधि निर्माण या विधायन से संबंधित कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी। द्वितीय, संघ के प्रशासन एवं विधि निर्माण से संबंधित वे सूचनाएं दी जाएंगी जिसकी राष्ट्रपति मांग करे। अगर राष्ट्रपति मांग करे किसी सूचना के बारे में तो उसे वो सूचना दी जाएगी। यदि किसी विषय पर किसी एक विषय मंत्री के द्वारा विचार किया गया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को यह निर्देश दे सकता है कि वह विषय मंत्री के द्वारा समूचे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखा जाए। ठीक है। अगर कोई एक मंत्री किसी चीज पर एक विचार रखा है, विचार किया है, तो उसे राष्ट्रपति कह सकता है प्रधानमंत्री को कि उसे पूरे मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाए। तो इससे हमें निष्कर्ष जानने का प्रयास करते हैं। जयंत सिंह एवं राजीव गांधी के वाद
राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच कर्तव्यों को लेकर विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। जयंत सिंह एवं राजीव गांधी के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच कर्तव्यों को लेकर विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, उसके बावजूद लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार पर दबाव बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहना ठीक नहीं है। तो लोग कई बार पूछ लेते हैं कठपुतली है क्या, तो आप कहेंगे कि नहीं, आपको नहीं मत देना है, रबर स्टैंप कहना ठीक नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, उपराष्ट्रपति, इसके अंदर निर्वाचन होता है, फिर एक पद्धति है, फिर विवाद है, फिर कार्यकाल है, फिर हटाने का अधिकार है और कार्य है। तो इसको 6 भाग में इसको एरो में दिया गया है। निर्वाचन, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति इसमें कार्य ली जाती है। विवाद, उच्चतम न्यायालय और कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है, या 2 बार। हटाने का अधिकार, ठीक है, 2 बार है, चोर नहीं है, कार्यकाल से बार हो सकता है। हटाने का आधार उल्लेखित नहीं है कि उपराष्ट्रपति कैसे हटाया जाए। प्रस्ताव को राज्यसभा में लाया जाएगा, प्रभावी बहुमत पर तो अनुसार कार्रवाई होगी। कार्य, उपराष्ट्रपति कोई कार्य नहीं है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति, इसी के आधार पर वेतन भत्ते उसको मिलते हैं। ठीक है, लोकसभा में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है इनका, और एकल संक्रमणीय पद्धति है। राष्ट्रपति का पद रिक्त, राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो तो इसके बारे में भी एक है, तो उपराष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो त्यागपत्र, मृत्यु या राष्ट्रपति अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या अपने कार्य करने में असमर्थ तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक है, वेतन भत्ते राष्ट्रपति का मिलेगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो राज्यसभा का पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर बने रहेंगे, नहीं, तब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं संसदीय शासन की मूल विशेषता क्या है। संसदीय शासन प्रतिदिन के उत्तरदायित्व पर आधारित शासन है। जहाँ मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को कभी भी लोकसभा के द्वारा शासन से हटाया जा सकता है। ठीक है, संसदीय शासन कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय शासन के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ शासन की शक्तियाँ समूह में होती हैं, कैबिनेट में होती हैं। यह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर, जिसमें कार्यपालिका संवैधानिक और वास्तविक प्रधान के रूप में विभाजित होती है। कार्यपालिका संवैधानिक और वास्तविक प्रधान के रूप में विभाजित होती है। प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका होती है क्योंकि वह मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, इसलिए उसे समानों में प्रथम और समकक्षों में प्रथम कहा जाता है। समानों में प्रथम या समकक्षों में प्रथम कहा जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो होती है उसमें किस तरह से है, राष्ट्रपति शासन का वास्तविक और संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति शासन का वास्तविक और संवैधानिक प्रधान होता है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अधीन होता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है। अध्यक्षीय शासन शक्ति पृथक्करण पर आधारित होता है, जिसके अनुसार कार्यपालिका शासन पर शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। अलग अलग पृथक डिपार्टमेंट होते हैं, जिसके अनुसार कार्यपालिका मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता क्योंकि वह विधायिका का सदस्य नहीं होता। कार्यपालिका विधायिका का सदस्य नहीं होता तो उत्तरदायी क्यों होगा। तीसरा, राष्ट्रपति सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों के लिए सुनिश्चित होता है। ठीक है, गलत है, शायद 5 वर्षों के लिए होता है। और विधायिका राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती, विधायिका जो है वो राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती और न ही राष्ट्रपति विधायिका को भंग कर सकता है, क्योंकि दोनों के कार्यकाल और शक्तियाँ पृथक होती हैं। दोनों के कार्यकाल और शक्तियाँ पृथक होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए सुनिश्चित होता है। ठीक है, यहाँ गलत हो गया है, 4 लिखा गया हुआ है।
अध्यक्षीय शासन में स्थायित्व पाया जाता है। अध्यक्षीय शासन में स्थायित्व हो सकता है, इसलिए राष्ट्रपति को 4 वर्ष से पहले पद से नहीं हटाया जा सकता। अध्यक्षीय शासन कार्यकाल 4 वर्षों के लिए सुनिश्चित होता है। ये तो कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन 4 वर्षों के लिए सुनिश्चित होता है और 4 वर्ष से पहले पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बता रहा हूँ, इस तरह का होगा। जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ पर राष्ट्रपति के अधीन होगा मंत्रिमंडल, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, 4 वर्षों के लिए सुनिश्चित होता है और विधायिका को न भंग कर सकता है राष्ट्रपति, न राष्ट्रपति विधायिका राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती। कार्यकाल और शक्तियाँ पृथक होती हैं। ठीक है, और 4 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता। अध्यक्षीय शासन में विशेषज्ञता भी होती है, क्योंकि मंत्री विधायक का सदस्य न होकर विशेषज्ञ होता है। अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में विशेषज्ञता होती है, क्योंकि मंत्री विधायिका का सदस्य नहीं होता है, बल्कि कोई विशेषज्ञ होता है जिसको राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। विधायिका का सदस्य न होकर विशेषज्ञ होता है। ठीक है, अमेरिकी व्यवस्था क्या है? सरकार के 2 भाग हैं, विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका में सीनेट जो 6 वर्ष के लिए होता है और प्रतिनिधि सदन जो 2 वर्ष के लिए होता है। सीनेट और प्रतिनिधि। ठीक है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए, उसके नीचे मंत्रिमंडल और उसके उपराष्ट्रपति। ठीक है, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के नीचे है उपराष्ट्रपति। ठीक है, सीनेट और प्रतिनिधि सदन वही लोकसभा राज्यसभा की तरह होता है वहाँ पर अमेरिका में। संघीय शासन जो भारत में है उसमें क्या होता है? एक विधायिका और एक कार्यपालिका। विधायिका में राज्यसभा और लोकसभा, और अमेरिकी सरकार में क्या है? सीनेट और प्रतिनिधि सदन। और कार्यपालिका में है संघीय शासन भारत में, संघीय शासन भारत में कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नीचे है कैबिनेट। ठीक है, अब इसमें इशू क्या है किस तरह से देखते हैं। एक साथ चुनाव एवं संसदीय शासन। एक साथ चुनाव संसदीय शासन को हम जानते हैं। सैद्धांतिक रूप में संसदीय शासन में मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए मंत्रिमंडल को कभी भी शासन से हटाया जा सकता है। अतः लोकसभा और कार्यपालिका कार्यकाल सुनिश्चित करना संसदीय शासन में संभव नहीं है। और यदि एक बार राज्यों का चुनाव एक साथ करा लिया गया तो भी सरकार को 5 वर्ष तक बने रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती। ठीक है, भारत में सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग करके सरकार में अस्थायित्व लाया जा सकता है। भारत में सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव प्रयोग कर सरकार में अस्थायित्व लाया जा सकता है, जिसके बिना जवाबदेही सार्थक नहीं होगी। संघात्मक शासन और साथ साथ चुनाव के बारे में कुछ जानते हैं। संघात्मक शासन और साथ साथ चुनाव होते हैं। संघात्मक शासन में संघ एवं राज्यों के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होते हैं। संघ वाले शासन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होते हैं। संघ एवं राज्यों की शक्तियाँ संविधान से पृथक एवं स्वायत्त होती हैं। संघ एवं राज्यों की शक्तियाँ संविधान से पृथक और स्वायत्त होती हैं, इसलिए एक साथ चुनाव राज्य और क्षेत्रीय मुद्दों को उपेक्षित करेगा। ठीक है, क्षेत्रीय मुद्दों को उपेक्षित कर सकता है और अखिल भारतीय दलों का प्रभाव बढ़ेगा, और जो बड़ी पार्टियां हैं जो पहले भी राजपथ में, उसका प्रभाव बढ़ेगा। इसमें एक प्रश्न है, संसदीय शासन की मूल विशेषता पर विचार कीजिए। शासन अध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष में अंतर होता है? नहीं। ठीक है, मूल विशेषता पर विचार कीजिए। दूसरा, मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, तो सही है। संसद लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, सही है। मंत्रिमंडल संसद या विधायिका का भाग होता है, ये गलत है। शासन की मूल विशेषता पर विचार कीजिए किस तरह से दिया गया है, गलत है। तो लेकिन यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि 1971 के पहले लोकसभा में विधानसभा चुनाव 1971 के पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराए जाते थे, इसलिए एक साथ चुनाव कराना संघीय विचारों के प्रतिकूल नहीं है। पहले ये चुनाव ऐसे हो चुके हैं 1971 से पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। साथ साथ चुनाव तथा प्रशासनिक मुद्दा। साथ साथ चुनाव और प्रशासनिक मुद्दा क्या है? अलग अलग होने वाले चुनाव देश के आर्थिक विकास में बाधक हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तथा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक अतिरिक्त कार्य बढ़ जाता है।
जिससे वे जनता की भलाई के बजाय चुनाव प्रबंध में ही संलग्न रखते हैं। हर वर्ष राज्यों में होने वाले चुनाव संघ सरकार की दूरगामी निर्णयों को प्रभावित करते हैं और सरकार कोई दीर्घकालिक नीति निर्माण या निर्णय नहीं करती, दीर्घकालिक नीति निर्माण नहीं कर पाती और निर्णय नहीं हो पाता है। इससे क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं साथ साथ चुनाव और प्रशासनिक मुद्दे के पर? भारत जैसे विकासशील देश के लिए सरकार के स्थायित्व के बिना विकास संभव नहीं है, जवाबदेही संभव नहीं है। इसलिए निर्वाचन आयोग और विधि आयोग द्वारा साथ साथ चुनाव का समर्थन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ तक साथ साथ चुनाव का प्रशासनिक मुद्दे पर, और आगे हम अगले वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन में दो भाग हैं, विधायिका कार्यपालिका के संबंध के आधार पर और दूसरा भौगोलिक आधार पर। विधायिका कार्यपालिका के संबंध के आधार पर भी दो भाग हैं, संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन। ठीक है, और भौगोलिक आधार पर भी है एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक यूनिटरी, संघात्मक फेडरल। ठीक है, फेडरल के अंदर शासन सत्ता के दो केंद्र होते हैं। ठीक है, और एकात्मक में सरकार का एक केंद्र होता है, केंद्र शासन के अधीन स्थानीय सरकार की अधीनता होती है। संघात्मक में भारत जैसी सरकार है उसके अंदर दो केंद्र हो गए, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार। राज्य सरकार जैसे 29 राज्य हैं, संघ होगा, दोनों के बीच की कंकरेंट लिस्ट होगी, समकक्षता स्वायत्तता शक्तियों का विभाजन होगा। दोनों के बीच, राज्य और केंद्र के बीच समकक्षता स्वायत्तता शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। लिखित संविधान द्वारा शक्तियाँ विभाजित होती हैं। विवादित निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक है, यूएसए की संघीय व्यवस्था। यूएसए एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत सारे राज्यों का एक संगठन है जहाँ राज्यों के बीच समझौता है कि वो संघ के तौर पर बने रहेंगे। प्रथम बिंदु, शक्तियों का विभाजन होगा, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका के अनुसार। लिखित संविधान होगा और शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। शक्तियों के विभाजन को हल करेगा, शक्तियों के विभाजन को हल करेगी न्यायपालिका, और लिखित संविधान के अनुसार शक्तियों का विभाजन हो गया। दूसरा, संघ राज्य समकक्ष होगा। ठीक है, यूएसए की संघीय राज्य व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। प्रत्येक राज्य स्वायत्त होगा। ठीक है, भारत में स्वायत्त नहीं होता है। यूएसए की संघीय व्यवस्था में संघ राज्य का विनाश नहीं कर सकता, संघ राज्य का विनाश नहीं कर सकता, न ही राज्य संघ से अलग हो सकता, न ही राज्य संघ से अलग हो सकता है। संघ ये है यूएसए की संघीय व्यवस्था। अमेरिकी संघ की विशेषता क्या है? अमेरिका के सभी 50 राज्यों के अपने संविधान हैं। कितने राज्य हैं? 50, और उनके अपने संविधान हैं। प्रत्येक राज्य का गवर्नर राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित होता है। राज्य का गवर्नर जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जैसे राष्ट्रपति समूची अमेरिकी जनता द्वारा निर्वाचित होता है, उसी तरह गवर्नर समूचे राज्य की जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। अमेरिका में संघ और राज्य के बीच पूर्ण समकक्षता दिखाई देती है। संघ और राज्य के बीच समकक्षता दिखाई देती है क्योंकि संघ और राज्यों की न्यायालय अलग हैं। संघ और राज्यों की न्यायालय भी अलग हैं। प्रत्येक राज्यों का अपना निर्वाचन व्यवस्था है। प्रत्येक राज्य का निर्वाचन व्यवस्था अपना अपना है। ठीक है, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में, क्योंकि भारत में प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था भी नहीं है, न्यायालय भी अलग अलग नहीं है। ठीक है, और दोहरी नागरिकता होती है, एक केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की। ये दो प्रकार की सेवाएं हैं, संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन में जिन शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है उसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, यह भी राज्यों के पास है। संघ एवं राज्यों की शक्तियों के विभाजन में जिन शक्तियों का उल्लेख नहीं है उसे अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास छोड़ दिया गया है। ठीक है, अगले वीडियो क्लिप में हम आगे कनाडा की संघीय व्यवस्था के बारे में जानेंगे। हम पहुंच चुके हैं पृष्ठ संख्या 60, 61, 55, 56, 57 तक, 257 तक। अगले वीडियो क्लिप में आगे देखेंगे।